नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर और मैं हूं अफसर डीके सर। दोस्तों आज हम करने वाले आपके स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज प्रथम प्रश्न पत्र की माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। क्या करने वाले दोस्तों हम स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी आपका जो जीके है, इस जीके का जो माइनर टेस्ट 2 हुआ था आपका 8 फरवरी 2026, इस पेपर क्या करने वाले दोस्तों हम एनालिसिस। और एनालिसिस की बात करें, विश्लेषण की बात करें तो कौन सा पार्ट है दोस्तों आपके पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट आपका पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले बात करें इसका, हमने पार्ट नंबर 1 किया था, हमने कल पार्ट नंबर 1 किया था, यानी 30 क्वेश्चनों तक हमने एनालिसिस किया था। इन 30 क्वेश्चनों में हमने कौन कौन से टॉपिक किए वो आपको याद होना चाहिए। कल हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमें याद होना चाहिए। जब भी हम स्टडी टेबल पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें याद क्या होना चाहिए, कल हमने क्या पढ़ा या कल हमने क्या किया। तो हमें दोस्तों बात करें, कल हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर 30 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने दोस्तों हमने मैथ की थी अपनी, क्या की थी दोस्तों हमने मैथ की थी। मैथ के साथ दोस्तों हमने किया था आपका NEP 2020, NEP 2020 क्वेश्चन किए थे। तीसरा टॉपिक हमने किया था दोस्तों आपके प्रमुख संगठन था, आपका प्रमुख संगठन था कौन सा आपका SCERT। और इसके साथ दोस्तों हमने चौथा टॉपिक किया था, हमने नवंबर माह का करंट अफेयर्स, नवंबर माह का करंट किया था दोस्तों, करंट अफेयर्स हमने किया था। कौन से माह का दोस्तों, नवंबर माह का, वो भी कौन सा आपका राजस्थान का। यानी कभी आप देख लो कि माइनर टेस्ट 3 के अंदर है अभी विश्व और भारत का जो करंट अफेयर्स है वो माइनर टेस्ट 3 के अंदर आएगा। यानी अगला टेस्ट जो संडे का होगा 15 फरवरी को, उसके अंदर दोस्तों विश्व का आएगा, नवंबर माह का ही आएगा, लेकिन उसमें भारत और विश्व का आएगा, राजस्थान का नहीं आएगा। राजस्थान का आपका माइनर टेस्ट 2 के अंदर आ चुका है। ये दोस्तों बात करिए 30 क्वेश्चन हम कर चुके थे पार्ट नंबर 1 के अंदर, यानी कल अपनी एक क्लास हो चुकी है। यदि कल आपने ये क्लास नहीं देखी तो आज देख सकते हो। आज बात करते हैं दोस्तों, ये तो थे आपके प्रमुख जैसे आपके सेक्शन प्रबंधन के टॉपिक, मैथ के टॉपिक और आपके करंट के। आज करते हैं दोस्तों जीके पार्ट के टॉपिक, यानी जीके पार्ट की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों हम टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान भूगोल, क्या देखेंगे दोस्तों हम राजस्थान भूगोल देखेंगे। तो राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों पहला टॉपिक था आपका अफवातंत्र। कौन सा टॉपिक था आपका, अफवातंत्र था दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति थी आपकी, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, वनस्पति एवं वन्य जीव। इसके अलावा दोस्तों आपका कृषि था और चौथा टॉपिक था दोस्तों आपका पशुपालन। इस टेस्ट की बात करें तो राजस्थान भूगोल के कितने टॉपिक आए थे दोस्तों, आपके 4 टॉपिक आए थे। कौन कौन से आए थे आपके, अफवातंत्र, प्राकृतिक वनस्पति एवं आपके वन्य जीव, तीसरा टॉपिक था कृषि और चौथा टॉपिक था आपका पशुपालन। ये 4 टॉपिक आए थे और चारों टॉपिक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और आपको पता चलेगा टेस्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले टेस्ट की शुरुआत करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए सिलेबस क्या था, तभी तो आप उनकी प्रकृति पहचान पाओगे कि इस टॉपिक से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अफवातंत्र से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए कल हमने 2026 के माइनर टेस्ट 2 के अंदर, वो आपको देखने को मिलेंगे। क्या 2025 का जो पैटर्न आया उसको फॉलो किया है, क्या 2025 के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो आए हैं जो पीछे 2025 से पहले उनको भी आधार मानना है। किस प्रकार से टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना है वो हम सब इस पेपर के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन की हम व्याख्या करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के दोस्तों टॉपिक कौन से थे आपके इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों भारतीय इतिहास के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक तो था दोस्तों आपके, पहला था दोस्तों आपके राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय के अंदर दोस्तों बात करें तो 1858 से लेकर 1919 तक का आपका टॉपिक आया था इसके अंदर। और दोस्तों 1919 से लेकर 1942 तक, ठीक है, जन राष्ट्रवाद का उदय आएगा दोस्तों 1919 से लेकर 1942 तक अगले टेस्ट यानी माइनर टेस्ट 3 के अंदर। देखो मैं माइनर टेस्ट 3 को भी कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट है तो टॉपिकों को जोड़ना भी है दूसरे टेस्ट से, क्योंकि मेजर टेस्ट एक होगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि रिवीजन टेस्ट होगा तो इन 4 टेस्टों का कॉमन टेस्ट होगा वो, तो ये टॉपिक आपको याद होनी चाहिए। तो आपके 1919 से आगे से लेकर 1942 तक का जो टॉपिक है वो किस में आएगा, आपका माइनर टेस्ट 3 जो आएगा 15 फरवरी को टेस्ट होने वाला है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें आपकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें, यह आपको देखने को मिली। और क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर दोस्तों आपको यदि आपका प्रमुख व्यक्तित्व याद है आपको, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में इतना आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन है, प्रमुख नेता आपका टॉपिक दे रखा है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्रांतियाँ की थी, उन्होंने एक संस्था स्थापना की थी, उन्होंने कब क्या किया था, वो सारी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे हमने माइनर टेस्ट 1 के अंदर हमने धार्मिक आंदोलन पढ़ा, जिसके अंदर 3 तो मुख्य थे आपके, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और आपका विवेकानंद का आपका परमहंसी जो समाज था उसमें से। इसके अलावा प्रार्थना समाज देख लीजिए, इसके अलावा आपके अहमदी आंदोलन वगैरह, मुस्लिम सुधार आंदोलन देख लीजिए, पारसी आंदोलन पढ़ा था हमने, धार्मिक सुधार। तो उन धार्मिक सुधार का भी क्या प्रभाव पड़ा था क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर, वो भी हमने क्वेश्चन देखे पिछले टेस्ट के अंदर। और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको करवाया, बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करवाया था।
इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने माइनर टेस्ट एक के अंदर क्या पढ़ा था, हमने कौन से प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े थे, बताओ भाई कमेंट के अंदर, कौन से प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े थे हमने माइनर टेस्ट एक? विपिन चंद्र पाल पढ़ा था। माइनर टेस्ट एक के अंदर क्या पढ़ा था हमने? विपिन चंद्र पाल पढ़ा था, प्रमुख नेता। तो विपिन चंद्र पाल के बारे में आप सबने देखा, वंदे मातरम, आनंद मठ जैसी संस्था की बात करें, लेख लिखा था उन्होंने, तो वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो मैंने आपको दोबारा करवा दिया उसको, तो रिवीजन हो गया, आपने बंकिम चंद्र का रिवीजन कर दिया। वंदे मातरम की बात करें तो 150 जयंती थी अभी पीछे, तभी आपका क्वेश्चन बना था वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने अच्छे से किए थे, पहले टॉपिक वाइज एनालिसिस कर चुके हैं, अभी तीसरा कर रहे हैं हम, तीसरा टेस्ट की एनालिसिस शुरू हो चुका है। जैसे माइनर टेस्टों के अंदर हमने दोस्तों कौन सा टॉपिक पढ़े, बताओ भाई? जो रास बिहारी बोस पढ़ा और आपकी वी.डी. सावरकर, यानी प्रमुख नेता क्या आएगा दोस्तों? आपकी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, किसी भी शिफ्ट में पूछो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के 4 शिफ्ट हुई, मतलब 4 पेपर जीके के होते हैं, तो उसमें किसी न किसी पेपर के अंदर वी.डी. सावरकर से अभी तक क्वेश्चन पूछा ही पूछा, चाहे 2025 देख लो, चाहे 2022 देख लो, चाहे 2018 देख लो, पहले देख लो क्वेश्चन, तो वहाँ पर वी.डी. सावरकर से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। और रास बिहारी बोस, ये थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 2 के अंदर, यानी प्रमुख नेता। ऐसे माइनर टेस्ट 3 कौन सा हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस आपका पढ़ चुके हैं प्रमुख नेता, जो माइनर टेस्ट 3 यानी 15 फरवरी को आएगा, उसकी क्लास अपने यूट्यूब के ऊपर हो चुकी है, टेस्ट अपने ऐप के ऊपर हो चुका है, टेस्ट दीजिए। और महात्मा गांधी का टेस्ट भी आपका अपलोड हो चुका है, महात्मा गांधी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर क्या है। इसके अलावा दोस्तों 10 क्वेश्चन हम हिंदी के देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक यानी सिलेबस आपको पता हो गया, तो आप दोस्तों सबसे पहले टेस्ट भी आप दे सकते हो। ये टेस्ट यदि आपने ऑफलाइन नहीं दिया तो ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो आप? ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हो, और अभी आपको इसके ऊपर पीडीएफ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ भी आपको इसी ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? ऐप का नाम अपने PAP बाय DK सर, PAP बाय DK सर। दोस्तों इस ऐप के ऊपर मैं उसी प्रकार से कर रहा हूँ जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बैच के अंदर हमारे टेस्ट हुए थे। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको टारगेट दिया जाता है, टारगेट के अनुसार दोस्तों इसी ऐप के ऊपर पहले साप्ताहिक टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। पहले कौन से टेस्ट होते हैं आपके? टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ, जैसे माइनर टेस्ट 3 है दोस्तों, माइनर टेस्ट 3 के अंदर आपका टॉपिक है कौन सा आपका? प्रमुख नेता के अंदर सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष बाबू की बात करें तो ये टेस्ट हो चुका है आपका, ठीक है, ये टेस्ट हो चुका है सुभाष बाबू का। इसके बाद हम दोस्तों सुभाष बाबू का हमने वीडियो एनालिसिस भी कर चुके हैं इस टेस्ट का, ताकि हम माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें 15 तारीख की जो सिलेबस है उसका कर रहे हैं। आज की बात करें दोस्तों, आज आपका इसी टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो महात्मा गांधी का टेस्ट हो चुका है आपका, महात्मा गांधी टेस्ट, ये आपका इसी ऐप के ऊपर अपलोड हो चुका है। तो इसी महात्मा गांधी को आप अभी टेस्ट होगी, अपने आप पढ़ोगे, आज पूरे दिन पढ़ने के बाद शाम तक टेस्ट होगे, तो कल दोस्तों इसका वीडियो एनालिसिस मिलेगा। कल क्या करेंगे दोस्तों? इसका वीडियो एनालिसिस करेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन, और पर्सन बहुत ही अच्छे लेवल के वर्तमान पैटर्न को आधार में रखते हुए जो आप देखोगे तब पता चलेगा। वैसे तो बताने से क्या होता है, लेकिन पर्सन आपके MCQ की बात करो तो आपके पूरे महात्मा गांधी को कवर करेंगे, पूरे टॉपिक कवर करेंगे। कलाम की बुकलेट को एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपने क्वेश्चनों के माध्यम से नहीं देखी होगी, पूरे क्वेश्चन फिर व्याख्या के साथ इन क्वेश्चनों के माध्यम से आसपास के जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो क्वेश्चन हम व्याख्या के साथ वीडियो के एनालिसिस के माध्यम से करते हैं। वीडियो एनालिसिस की PDF भी दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपके PAP बाय DK सर के ऊपर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों फिर टॉपिक वाइज टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर होता है। 6 दिन तक अपनी क्लासेस चलती है, माइनर टेस्ट दिन की सिलेबस की 6 दिन तक चलेगी। 7वें दिन आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा दोस्तों, जैसे आपका हम कर रहे हैं आपका साप्ताहिक टेस्ट, इस साप्ताहिक टेस्ट करेंगे। साप्ताहिक टेस्ट आपको ऑनलाइन इसी ऐप के ऊपर मिलेगा। फिर दोस्तों इस साप्ताहिक टेस्ट का भी हम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस, वो भी किसके माध्यम से? वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या, अभी क्लास देख रहे हो, ऑप्शन की व्याख्या के साथ एनालिसिस करते हैं जो हमने 6 दिन तक हमने पढ़ा। जैसे माइनर टेस्ट 3 अभी आपका चल रहा है ऐप के ऊपर, ठीक है। माइनर टेस्ट 2 तो कंप्लीट हो चुका है, 15 फरवरी को माइनर टेस्ट 3 होने वाला है आपका, 15 फरवरी को। तो माइनर टेस्ट 3 के अंदर 2 टॉपिक हो चुके हैं आपके। तो इन प्रत्येक साप्ताहिक टेस्ट होगा तो उसका वीडियो एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हमने अपने माइनर टेस्ट 2 का देख रहे होंगे जो अभी हम कर रहे हैं दोस्तों। माइनर टेस्ट 2 का जो अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हो इस प्रकार से माइनर टेस्ट 2 अपने ऐप के ऊपर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वीडियो एनालिसिस, फिर आपको यहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इसी ऐप के ऊपर इसी सिलेबस के अनुसार जो आपका कलाम का सिलेबस है टेस्ट सीरीज के अनुसार, इसी सिलेबस के अनुसार दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपको 100 नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आप साथ साथ 100 नोट्स या तो खुद बना सको उनमें देखिए, या दोस्तों उनका लास्ट टाइम आप प्रिंट निकलवाओ। यदि साथ साथ पढ़ रहे हो तो लास्ट में प्रिंट निकलवा के भी आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं। और लगभग जैसे राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल को लगभग 40 पेज के अंदर, 40 पेज के अंदर पूरी राजस्थान भूगोल आपको कवर होती है, ठीक है। लगभग 40 तो दोनों तरफ से देखोगे तो 80 पेज हो जाएंगे, लेकिन 40 पेज की बात करें तो आपकी राजस्थान भूगोल आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से। और इन दोस्तों 100 नोट्स का आधार भी क्या है? कलाम बुकलेट है। क्या दोस्तों? कलाम बुकलेट से ही उठा उठा के मैंने खुद बनाए, देखिए पूरे पेपर एनालिसिस 2025 का पेपर देख लेना, उन क्वेश्चनों से 100 नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा, नहीं मिलेंगे क्वेश्चन,
पूरे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद बनाए हैं। तो इतना अनुभव तो है, क्योंकि जब खुद बनाते हैं ना, या तो किसी और से बनवाते हैं शॉर्ट नोट्स, वो अलग होता है। जब खुद बनाते हैं ना, तो इन चीज़ों को हमें एनालिसिस होता है, इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि कौन सा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे फर्स्ट ग्रेड वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार के ज्योग्राफी क्वेश्चन आपके 2018 में भी पूछे गए थे। यदि आपने पेपर देखे हैं, पहले का पेपर एनालिसिस किया है, 2018 के क्वेश्चन देखना आप, तो चौंकने वाली बात नहीं है। ये आपका पैटर्न है, और ये पैटर्न दोबारा रिवीजन हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा टफ आया, क्योंकि बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको बेसिक चीज़ें भी और ज़्यादा पूछी जा रही है। तो हर चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ रहे हैं, और एनालिसिस और अपने टॉपिक वाइज टेस्टों के माध्यम से आपने ये चीज़ें देखी होगी। जो जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर, उसके आसपास से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, वो इस टेस्टों के माध्यम से, टॉपिक वाइज टेस्टों के माध्यम से अपने एनालिसिस भी किया होगा। ये अपना पैटर्न है, ठीक है, अपना लक्ष्य है। तो आपको बार बार शुरू में बता देता हूँ, ताकि आप आगे डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम अब शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 2 के। कल कहते हैं हमने 30 क्वेश्चन, आज करें आगे क्वेश्चन। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान भूगोल से। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हम पहुँच सकें, और आपको हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वर्क करते रहे। कोई भी कमी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो। ऐप के ऊपर आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर पूछ सकते हो। टीम आपको 100% जवाब देगी, चाहिए हो सकता है 2 घंटे बाद में दे, ठीक है, लेकिन जवाब जरूर देगी। ठीक, काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, तो उसका टाइम भी लग जाता है, कभी कभी दूसरे दिन भी जवाब मिलता है, कभी कभी 2 दिन बाद में जवाब मिलता है। कहीं क्या होता है, ऊपर आपके मैसेज आ जाते हैं, जैसे 200 मैसेज भी दिन के आते हैं, तो आप सभी समझते हो। बाकी जैसे नेगेटिव सोचने वाले, पॉजिटिव सोचने वाले, बहुत से लोग मिलते हैं, अलग अलग थॉट के मिलते हैं, लेकिन वर्क होता है, जो वर्क करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। देखो, मैं क्वेश्चन आपको, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही सादा शानदार तरीके से एनालिसिस करवाया था, कि इस प्रकार क्वेश्चन आपके वर्तमान पूछे जा रहे हैं। वे वन जो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे वन सर्वाधिक बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। कौन से वन खंड में? बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। अपना टॉपिक वाइज टेस्ट देखना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। इन वनों में तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, हल्दू, सागवान और सेमल आदि वृक्ष मिलते हैं। बिल्कुल राइट। तो कौन से वृक्ष है दोस्तों आपके? पलास वन है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, शुष्क सागवान वन है, धोखड़ा वन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? शुष्क सागवान वन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? उस शुष्क सागवान वन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की बात करें, जैसे आपकी बात करें पलास वन, दोस्तों पलास वन की बात करें तो आप याद करना दोस्तों, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक? पलास के वन सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं। वैसे देखिए, इनका क्षेत्र की बात करें, पलास वन के क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्र की बात करें तो मैंने बताया कि पहाड़ियों के मध्य कठोर भाग, पहाड़ियों में कठोर, पथरीले व पठारी धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। पठारी धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें दोस्तों, आपके राजसमंद सर्वाधिक राजसमंद के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, जैसे आपके अलवर आ जाता है, आपका अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, और दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़। इन जिलों के अंदर कौन सा वन पाए जाते हैं दोस्तों? आपके पलास वन पाए जाते हैं। पलास को दोस्तों जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। उपनाम की बात करें पलास वन की, तो पलास को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपके जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, जंगल की आग। वही बात करें दोस्तों आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये केवल आपके माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं, केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं दोस्तों। माउंट आबू, सिरोही के अंदर दोस्तों पाए जाते हैं। कौन से? आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपके केवल सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, क्षेत्र कितना है इनका? तो आपके 0.39% क्षेत्रफल में राजस्थान में सर्वाधिक कम पाए जाने वाले, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किन वनों का पाया जाता है दोस्तों? आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की, तो दोस्तों आपके 1070 से
1070 से दोस्तों आपकी 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों वर्षा की बात करें तो वर्षा दोस्तों आपकी 150 सेमी से ऊपर होती है। कितनी होती है आपकी? 150 सेमी के ऊपर वर्षा होती है। चारों ऑप्शनों की व्याख्या कर रहे हैं हम, ठीक है। दोगड़ा वन, दोगड़ा वन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से? आपके दोगड़ा वन है। दोगड़ा वृक्ष आपके राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, जाने वाला वृक्ष भी आ सकता है दोस्तों, या वन भी आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता, पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता। दोखड़ा वन दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता। दोखड़ा वन की ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों आपके 240 से 760 मीटर, 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। चारों विशेषताएं, यानी चारों वनों की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। कलाम के बारे में दोस्तों, कलाम की यदि सॉल्यूशन देखोगे आप तो आपको सिर्फ जो ऑप्शन आपका सही है उसको ऑप्शन के बारे में आपको व्याख्या मिलेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस एनालिसिस माध्यम से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविजन हो और आपको इन चीज़ों का पता चले कि क्यों नहीं है, यानी इन विशेषताओं को कैसे याद करोगे। जब ऑप्शनों की ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करोगे तो रिविजन बेस्ट होगा और अपना आकलन अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, इसीलिए एनालिसिस करने का फायदा तभी है जब आपको चारों ऑप्शनों के बारे में कुछ ना कुछ मिले। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आसपास के क्षेत्र के बारे में बात करें दोस्तों। दोखड़ा वन से दोस्तों किसका निर्माण होता है? आपका चारकोल। दोखड़ा वन से किसका क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आपके चारकोल प्राप्त होता है, चारकोल, यानी दोखड़ा वृक्ष है, इससे सर्वाधिक क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आपके चारकोल प्राप्त होता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक नोट लगा के याद कर लेना, जो आपके शुष्क सागवान वन है इनके बारे में बात करें दोस्तों। शुष्क सागवान वन में एक पौधा पाया जाता है, कौन सा? आपका खेर वृक्ष। जो खेर वृक्ष है दोस्तों, खेर वृक्ष से किसका निर्माण होता है? आपका जत्था का निर्माण होता है। पूरी क्षेत्र के अंदर दोस्तों जत्था का निर्माण करती है कौन सी जनजाति करती है? बताओ भाई। जनजाति है जिसका जीवोपार्जन की बात करें वो जत्था निर्माण के दौरान होती है। तेंदु दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। तेंदु से क्या बनती है दोस्तों? आपकी तेंदु से दोस्तों आपकी बीड़ी बनती है। क्या बनती है दोस्तों? आपकी बीड़ी बनती है। तेंदु की पत्ती होती है दोस्तों टिमरू। तेंदु से क्या बनती है दोस्तों? बीड़ी बनती है। और तेंदु की पत्ती क्या होती है आपकी? तेंदु की पत्ती होती है दोस्तों आपकी टिमरू। और टिमरू का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों? टिमरू का राष्ट्रीयकरण होता है आपका 1976 के अंदर। राष्ट्रीयकरण कब होता है आपका? 1976 के अंदर होता है। देखो हर पॉइंट टू पॉइंट हम याद करने का प्रयास करें, जो क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वह वृक्षावरण है। बताओ भाई। टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, जब मैंने एनालिसिस करवाया इसको टॉपिक वाइज जब टेस्ट करवाया था, तो ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर डाला था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन था। और इस पर दोस्तों टेलीग्राम पर लगभग आपके 13,500 अपने दोस्त जुड़े हुए हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। इनमें से मात्र 40% तो छोड़ो, 38% लोगों ने ही इसका सही आंसर दिया था। अब आपके कमेंट के अंदर बताना है कि आपको याद है कि नहीं है, आपको आंसर बताना है इसका। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण कितना है? बताओ भाई कितना है दोस्तों आपके? सबसे पहले बात करें दोस्तों, राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट वन विभाग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है 2023-24 वन विभाग द्वारा। राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट वन विभाग की बात करते हैं दोस्तों, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों? आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों आपकी राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24। राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बात करें दोस्तों 2021 के अनुसार ISFR 2021 के अनुसार दोस्तों राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण कितना आपका 0.037 हेक्टेयर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों रिपोर्ट आपकी वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2024-25 की बात करें, वन विभाग द्वारा
जारी रिपोर्ट 2024-25 की बात करें दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों राजस्थान की बात करें, वनों की स्थिति की बात करें, किसकी बात करें, वनों की स्थिति की बात करें। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। वनों की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो आपकी बात करें राज्य में कुल अभिलेखित वन कितना है दोस्तों आपका, राज्य में कुल अभिलेखित वन, कुल अभिलेखित वन कितने हैं दोस्तों आपके, वो आपका 33,014 वर्ग किलोमीटर, 33,014 वर्ग किलोमीटर, कितना आपका 33,014 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना रखता है दोस्तों, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कितना रखता है दोस्तों, तो वो रखता है आपका 9.64%, 9.64%। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन विभाग रिपोर्ट जारी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में वन की स्थिति की बात करें तो राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने आपके दोस्तों, 33,014 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा लिख देता हूँ, 33,014 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक वनों का कितना प्रतिशत रखता है दोस्तों, वो रखता है आपका 9.64%। कितना रखता है आपका, 9.64% रखता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, यानी रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन था दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण कितना है दोस्तों, 0.037 हेक्टेयर है। सीधा पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान वन प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार कुल आंकलित वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। राजस्थान वन प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार कुल आंकलित वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम क्या है दोस्तों, प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर 12, प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर 12, उदयपुर, प्रतापगढ़ 12, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़ 12, अलवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने सबसे ज़्यादा क्या बताया था कि राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र यानी प्रतिशत वालों की बात करें तो कौन सा आपका, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो प्रतापगढ़ के अंदर वन क्षेत्र कितना आपका, प्रतापगढ़ का है दोस्तों आपका 37.46%। कितना है दोस्तों आपका, 37.46%। वहीं बात करें दोस्तों फिर आपका दे रखा है करौली, तो करौली कितना है दोस्तों, करौली का है अपना 36.15%। फिर दोस्तों अपना ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, उदयपुर का कितना है दोस्तों आपका, उदयपुर का है दोस्तों 35.50%। फिर दोस्तों 12 का कितना है आपका, तो 12 का है दोस्तों आपकी 32.12%। राजस्थान वन प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार। तो ये दोस्तों आपका क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम पूछा है तो आपको घटता क्रम पूछा है। अवरोही का मतलब ज़्यादा से कम, अवरोही का मतलब क्या हो गया आपका, ज़्यादा से कम। तो दोस्तों ज़्यादा से कम क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले प्रतापगढ़ आएगा, फिर करौली आएगा, फिर उदयपुर आएगा, फिर 12 आ जाएगा। प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर, 12, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन, देखो राजस्थान के वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है दोस्तों, बताओ भाई। तो दोस्तों 33.05, 6.62, 36.95, 56.43। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरक्षित वनों का कितना परसेंट है, 36.95%। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन की बात करते हैं, यानी प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों। प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करें तो प्रशासनिक वर्गीकरण के अंदर दोस्तों सबसे पहले क्या याद करना है आपको, सबसे पहले याद करना है दोस्तों आता है आपका 3 भागों के अंदर बटा है। कितने भागों के अंदर बटा है, 3 भागों में बटा है। यहाँ पर क्रम पूछा जाता है आपका 3 भाग कौन कौन से आपके दोस्तों। पहला भाग है आपका कौन सा, आरक्षित वन, आरक्षित वन। अब देखो आरक्षित वन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों आरक्षित वन का। तो क्षेत्रफल की बात करें तो आरक्षित वन या रक्षित वन, ठीक है, तो इनका बात करें क्षेत्रफल कितना है तो वो है दोस्तों आपकी 12,198.71 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 12,198.71 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक प्रदेश का कितना प्रतिशत रखता है दोस्तों, तो वो परसेंट रखता है आपका 36.95%। कितना रखता है दोस्तों, 36.95% रखता है। आरक्षित वनों की बात करें दोस्तों सर्वाधिक इन जिलों के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस जिलों के अंदर आपके आरक्षित वन पाए जाते हैं।
तो दोस्तों सर्वाधिक की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका दोस्तों उदयपुर, और आजकल 2 नंबर भी पूछ लिया जाता है तो वो 2 नंबर पर आता है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़। क्या आता है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ आता है। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा प्रकार कौन सा है आपका दोस्तों, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा बांटा गया था आपका दोस्तों लक्षित वन यानी प्रो स्टेट। लक्षित वन की बात करते हैं दोस्तों, लक्षित वन देखिए याद कीजिए, साथ साथ में आपको याद करवाने के प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो। लक्षित वन की बात करें दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा आपको क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा आपका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो कितने क्षेत्रफल में फैले हुआ दोस्तों आपके लक्षित वन, वो फैले दोस्तों आपके 18,631.13 18,631.13 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने परसेंट भाग पर फैले हुए हैं दोस्तों, परसेंट की बात करें तो वो फैले हुए हैं दोस्तों आपके 56.43% पर। कितने भाग में फैले हुए आपके 56.43% भाग फैले हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं आपके, वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके रक्षित वन। राजस्थान के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं आपके रक्षित वन पाए जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों पूछे सर्वाधिक किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं, जिला पूछे दोस्तों आपके सर्वाधिक के अंदर, तो जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं दोस्तों 12 के अंदर। कौन जिले के अंदर, 12 के अंदर। और फिर दोस्तों दूसरे नंबर आपका करौली जिला आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, रक्षित वन और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन से कितने परसेंट है, कोट भी बन सकता है। यहाँ से कोट भी आपका बन सकता है। वर्तमान पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कोट भी बन सकता है। तीसरा प्रकार कौन सा है आपका दोस्तों, तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार था दोस्तों आपके अवर्गीकृत वन। कौन सा आपका अवर्गीकृत वन, यानी बात करें आपके अनक्लासिफाइड वन की बात करें। सबसे पहले बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों आपके मात्र 2100 कितना था भाई 84.16 वर्ग किलोमीटर। कितना था 2184.16 वर्ग किलोमीटर था। जो कितने परसेंट रखता है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो वो रखता है दोस्तों आपके 6.62%, 6.62%। सर्वाधिक किस जिले के अंदर थे दोस्तों आपके अवर्गीकृत वन, तो सर्वाधिक थे दोस्तों अपने बीकानेर के अंदर। 1 नंबर पर ना बीकानेर आता है, 2 नंबर अपना श्री गंगानगर आता है दोस्तों, या गंगानगर भी लिख सकते हो। राजस्थान के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से न्यूनतम वन कौन से पाए जाते हैं आपके, न्यूनतम वनों की बात करें तो वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके अवर्गीकृत वन। तो ये आपका प्रशासनिक वर्गीकरण था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखना कलाम का सोल्यूशन देखना क्या दे रखा है। कलाम का सोल्यूशन क्या दे रखा है, प्रतिवेदन के अंदर आरक्षित वनों के स्थान पर क्या दे रखा है, देखना सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3% दे रखा है, 3% यहाँ पर दे रखा है। और जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएंगे दोस्तों, कुल अभिलिखित वन कितने हो जाएंगे आपके 33,014 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो आपके 9.64% पर लगता है दोस्तों। ये हम पीछे कर चुके हैं, आपको बताया था मैंने अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोगड़ा, पलास, गुलर व आम आदि वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दोगड़ा, पलास, गुलर, आम आदि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, शुष्क सागवान वन, अर्धशुष्क सगावार वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्रित पतझड़ वनों के अंदर, मिश्रित पतझड़ वनों के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इन ऑप्शनों की व्याख्या करें हम, तो इन चीज़ों को देखें हम, तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, मिश्रित पतझड़ की बात करें तो कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर, तो पाए जाते हैं दोस्तों आपके 28.38% भाग पर। 28.38% भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों आपके मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। वर्षा की बात करें दोस्तों आपकी मिश्रित पतझड़ वन की, तो मिश्रित पतझड़ वन के अंदर दोस्तों 50 से 80 सेमी वर्षा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50 से 80 सेमी दोस्तों वर्षा होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ऊंचाई की बात करें दोस्तों इन वनों की, ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये वन पाए जाते हैं आपके 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। 1200 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों आपके मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। वही बात करें दोस्तों अगले ऑप्शन की बात करें तो आपकी क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र लिख देंगे आपको क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र पर आपको याद करना है। मिश्रित पतझड़ वनों के अंदर दोस्तों उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, अलवर, टोंक, अजमेर, इन क्षेत्रों के अंदर आपके मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं।
ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिलों का क्रम आप टॉपिक वाइज क्लास देखना, वहाँ पर सारे जिले लिखे हुए हैं। यदि यहाँ पर मैं सारे जिले लिखूंगा हर का, तो अपनी इसी क्लास के अंदर आपके दोखड़ा वन ही आज पूरे होंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको याद क्या करना है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की। तो यहाँ पर दोस्तों मात्रा की बात करें, कितनी मात्रा प्रतिशत में दोस्तों पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो वो पाए जाते हैं 6.26%। कितने पर? 6.26% पर दोस्तों कंटीले वन पाए जाते हैं। वही बात करें दोस्तों इन वनों की, कंटीले वनों की बात करें, यहाँ पर वर्षा की बात करें, वर्षा की बात करें तो दोस्तों 25 सेमी से कम, 25 सेमी से कम वर्षा क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। वही बात करें दोस्तों आपकी प्रमुख वृक्ष, वृक्ष की बात करें तो वृक्ष इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें राजस्थान का राज्य पुष्प क्या आपका, तो रोड़ा, रोड़ा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर पाया जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? खेजड़ी, पुष्प हो गया रोड़ा, वृक्ष हो गया दोस्तों खेजड़ी। ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपके कंटीले वनों के अंदर पाए जाते हैं। सारा डिटेल से मैंने आपको करवाया है टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों आपके बबूल, जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कंटीले वनों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपके थुअर पूछा जाता है आपका, थुअर भी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? कंटीले वनों के अंदर पाया जाता है आपका। किक्कर भी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? कंटीले वनों के अंदर पाया जाता है। फोग हो गया आपका, ये भी कहाँ पर पाया जाता है? कंटीले वनों के अंदर। और आपका बेर है, ये भी कहाँ पर पाया जाता है? आपके कंटीले वनों के अंदर। झाड़ियाँ, बेर क्या हो गया? आपकी झाड़ियाँ होगी दोस्तों। ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर पाए जाते हैं। शुष्क सागवान की बात करते हैं। शुष्क सागवान की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें क्षेत्र की, देखो क्षेत्र भी याद कर लेना, यानी प्रतिशत क्षेत्र या मात्रा की बात करें तो कितने परसेंट क्षेत्र में फैले हुए हैं दोस्तों? आपके 6.86% पर फैले हुए। कितने परसेंट पर फैले हुए हैं दोस्तों? आपके 6.86% पर फैले हुए। कौन से? आपके शुष्क सागवान वन। वर्षा की मात्रा की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है आपकी शुष्क सागवान में? 75 से 110 सेमी। क्षेत्र की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपके दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। कौन से अंदर? दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों कौन से पाए जाते हैं? आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया कि शुष्क सागवान वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? दक्षिण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेस्ट बता तो देना। वही बात करें दोस्तों आपके वृक्षों की बात करें, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं तो याद करना दोस्तों, आपके आम, तेंदू, गुल्लर। तेंदू आपके सभी को पता है, यहाँ से बेड़ी बनती है यहाँ पर। इसके अलावा आपका महुआ, महुआ वृक्ष भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आदिवासी क्या बनाते हैं? आपकी शराब बनाते हैं। ठीक है, और साल और बेर, यह वृक्ष की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वृक्ष की बात करें कौन सा है तो आपका तेंदू है, जहाँ से आपकी बेड़ी बनाई जाती है तेंदू की पत्ती से। यहाँ पर दोस्तों आपका महुआ है, जो यहाँ से आपकी क्या बनाई जाती है? आपकी शराब की बनाई जाती है। ठीक है, आदिवासी क्या बनाते हैं दोस्तों? आपके शराब बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके देसी सागवान भी यहाँ पर पाया जाता है। सागवान के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्र पर फैले हुए वन कौन से? आपके अर्ध सदाबहार वन ही है। राजस्थान के अंदर बात करें, अलग पेन से लेके आऊँगा मैं इस दोस्त को। अर्ध सदाबहार वन की बात करें, फिर से रेड आ गया अपना। तो राजस्थान के अंदर न्यूनतम क्षेत्र की बात करें, इसके अंदर इनका क्षेत्र कितना है तो दोस्तों 0.39% भाग पर फैला हुआ है। केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों, केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिरोही के अंदर दोस्तों ये पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपके अर्ध सदाबहार वनों के अंदर दोस्तों आपकी वर्षा की बात करें तो 150 सेमी या 150 सेमी या 150 से अधिक पाई जाती है दोस्तों। सेमी से अधिक वर्षा होती है सिरोही के अंदर, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वृक्ष की बात करें, प्रमुख वृक्ष की बात करें तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं आपके दोस्तों? तो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं आपकी शीर्ष, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शीर्ष वन है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? आपका अर्ध सदाबहार वनों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? आपके अर्ध सदाबहार वनों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी बांस आ जाता है आपका, क्या जाता है आपका? बांस आ जाता है आपका, बेल आ जाता है आपका। ठीक है, जामुन आ जाता है आपका, जामुन आ जाता है, और रोड़ा भी आता है दोस्तों। यहाँ पर रोड़ा भी पाया जाता है वैसे देखिए, लेकिन शीर्ष और बांस और जामुन ये मुख्य वृक्ष है दोस्तों, यहाँ से पूछे जाने वाले। जैसे आपकी बात करें रोड़ा, तो आपके कंटीले वनों के अंदर भी पाया जाता है। तो दोस्तों आपके शीर्ष और जामुन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए। कितने परसेंट क्षेत्र में फैले हुए दोस्तों? आपके मात्र 0.39% फैले हुए। राजस्थान में सबसे न्यूनतम वन कौन से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक वन ही बच्चा आपका। वैसे देखिए 5 वनों की प्रकार की बात करें, जो आपके स्टीवेन महोदय की बात में दोस्तों राजस्थान के 5 प्रकार वनों की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपका पहला आता है आपका अर्ध सदाबहार वन, दूसरा आता है दोस्तों शुष्क सागवान वन, तीसरा आता है दोस्तों आपके मिश्रित पतझड़ वन, चौथा आता है दोस्तों धोक वन, और पांचवा आता है आपका कांटेदार वन। तो आपका एक ही वन बच्चा कौन सा? धोक वन, जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कोने के अंदर, एक छोटे से कोने के अंदर। इससे अपनी जगह बची हुई है तो इस जगह को हम उपयोग में लेते हैं।
प्यारी सी अपनी जगह बची है, तो इस जगह को क्या लेंगे हम, उपयोग कर लेते हैं। उपयोग के अंदर बात करें तो देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके धोक वन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, धोक वन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले की बात करें कितने क्षेत्रफल पाया जाता है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल दोस्तों 58.11% क्षेत्रफल पाए जाते हैं। कितने वर्ष पर 58.11% क्षेत्रफल पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से आपके, धोक वन है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। देखो वनों के प्रकार अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे दोखड़ा भी आ सकता है, तो वो अलग अलग जगह सर्वाधिक है। जैसे एक दोस्त ने मैसेज कहता है, सर वनों के प्रतिशत में ऐसे क्रम कैसे बता रहे हो आप। दोस्तों जहाँ पर इनका प्रतिशत है, जो वन के प्रकार है, वो प्रकारों की बात करें तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आपके धोखोनी पाए जाते हैं 58.11%। और इन पांचों वनों का क्रम पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। इन पांचों वनों का दोस्तों क्रम आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले आपने तो ये देखा होगा। धोक वन की बात करें दोस्तों आपके 58.11% बाघ पाए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक क्या होता है आपका, वृक्ष की बात करें, वृक्ष के अंदर दोस्तों धोखड़ा वन प्रमुख वृक्ष कौन सा है, धोखड़ा, जो राजस्थान के प्रत्येक पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर पूरे राजस्थान पाया जाता है, कौन सा आपका, धोखड़ा वन। ठीक है, इसकी लकड़ी मजबूत होती है धोखड़ा वन की, याद कर लेना दोस्तों। तो पांचों मैंने वनों के प्रकार एक ही क्वेश्चन के साथ आपको पूरी व्याख्या के साथ वापस समझा दिया। ठीक है, वापस रिवीजन हो गया। ये मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से इस चीज़ों को समझा चुका हूँ पॉइंट टू पॉइंट। आप देख सकते हो आपका रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की है, प्रत्येक ऑप्शन के साथ हमने इस चीज़ को याद किया, प्रत्येक वर्ग से याद कर लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से सही उत्तर का हमें चयन करना, चलो करते हैं दोस्तों। ये सीधे क्वेश्चन है, मैंने आपको सीधे सीधे करवाए थे। मैंने बताया था आपका नंद समंद झील कहाँ पर दोस्तों, नंद समंद झील आपका जहाँ पर समंद लगेगा राजसमंद। सिद्धार्थ समंद झील कहाँ पर बताई थी मैंने दोस्तों, सिद्धार्थ समंद झील बताई थी दोस्तों मैंने पाली के अंदर। कहाँ पर बताई थी, पाली। कलक सागर झील की बात करें दोस्तों, कलक सागर झील मैंने कहाँ पर बताई थी, दोस्ता के अंदर। और भीमताल की बात करें दोस्तों आपकी कहाँ पर थी, आपकी बूंदी के अंदर। भीमताल कहाँ पर थी आपके दोस्तों, बूंदी के अंदर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है, कौन सी सही सुमिलित नहीं है, बताओ भाई। बाणगंगा बेराट की फाड़ी से निकलती है। बेराट की फाड़ी कहाँ पर दोस्तों, जयपुर के अंदर। इसे दोस्तों आपकी अर्जुन की गंगा या रूठित नदी के नाम से जाना जाता है, रूठित नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बाणगंगा को। वर्तमान परिदृश्य से दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में कैसी आपकी, वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आंतरिक अपातंत्र का भाग है, आंतरिक अपातंत्र में आती है दोस्तों, ये नोट कर लेना। वैसे देखिए बाणगंगा कहाँ पर आती थी दोस्तों, आपकी बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में आती थी, बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में आती थी। लेकिन वर्तमान में इसका जल आपकी यमुना तक नहीं पहुँचता है, वर्तमान में इसका जल यमुना तक नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यदि आपको ये लिखा हुआ मिले लाइन के अंदर कि वर्तमान परिदृश्य से, ठीक है, शब्दों को देखना दोस्तों, शब्दों को देखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के अंदर। जब भी आपका माइंड और प्रेजेंट की बात करें एग्जाम के अंदर, हॉल के अंदर, तो आराम से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। टाइम की टेंशन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको जो आपका माइंड आराम से धीरे धीरे यदि आप काम करते हो तो आपका बेस्ट रिजल्ट देके जाता है। क्वेश्चन यदि आपने मान लीजिए 100 में 75 क्वेश्चन आते हैं जीके में, तो आपके यदि 75 में से आपने 52-53 क्वेश्चन किया आपके पहले राउंड के अंदर, तो भी आप बहुत ज़्यादा आगे हो अन्य स्टूडेंट से। यदि आराम से किए और आपके पास लास्ट में मात्र आधी घंटा शेष बच रहा है, और जब तक आप 52 क्वेश्चन पहले राउंड में कर चुके हो, या 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन भी कर चुके हो, यदि पेपर और लेंथ आ जाता, तो यदि आप लगभग आपके मानो आपके पहले राउंड के अंदर आप यदि 42 से 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो पूरे पेपर को देखते हुए, तो आप बहुत बेस्ट स्थिति के अंदर हो। तो आराम से पढ़ना है दोस्तों। रूपनगढ़ की बात करें दोस्तों, रूपनगढ़ सबसे पहले आप सभी को पता है, रूपनगढ़ आपकी कहाँ से निकलती है, वेरू के मठ। कहाँ से निकलती है आपकी दोस्तों, वेरू के मठ। ऑप्शन नंबर 2 किस में आ जाएगा दोस्तों आपका, रूपनगढ़ आपकी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। वैसे देखें तो आपकी यहाँ इसके किनारे दोस्तों आपके सांबर अपातंत्र का ये भाग है, वेरू के मठ से नहीं निकलती है दोस्तों, सांबर अपातंत्र का भाग है, तो भाग है। और दोस्तों रूपनगढ़ की बात करें दोस्तों कहाँ से निकलती है दोस्तों, किशनगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, किशनगढ़ से निकलती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, वेरू के मठ से दोस्तों ये नहीं निकलती है। साबे दोस्तों सेवर की पहाड़ी से निकलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी कैसे है, जब भी आपको लूनी का क्वेश्चन पूछा, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले तो आपने देखा होगा, जब भी लूनी की सहायक नदी पूछी है कि अंतिम सहायक नदी कौन सी है या सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर साबी और सागी, साबी और सागी, लूनी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, सागी है,
कौन सी है, सागी। और साबी कौन सी है, आंतरिक अपातंत्रिक नदी है। तो सेवर की फाड़ी से निकलती है। सेवर की फाड़ी कहाँ पर दोस्तों, क्रम पूछा गया था एक बार, क्रम आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों सेवर की फाड़ियाँ भी थी। लेकिन सेवर की फाड़ियाँ आप सभी को पता है सीकर और जयपुर की सीमा के ऊपर स्थित है। मुख्य रूप से जयपुर जिले के अंदर आती है। कौन से जिले के अंदर आती है, जयपुर जिले के, लेकिन जयपुर और सीकर जिले के ऊपर है दोस्तों साबी नदी। सोम नदी बहुत ही अच्छी है, बिछामेड़ा की फाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल राइट। बिछामेड़ा की फाड़ियाँ कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी, उदयपुर। देखो मैंने अपातंत्र आपको बहुत ही शानदार करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लासों के माध्यम से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा याद करवाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक लेंथ आपको बताई गई है, प्रत्येक नदी किस प्रकार से आपका त्रिवेणी संगम बनाती है, कौन सा क्रम है, कौन सी सहायक नदी है। सोम नदी की बात करें दोस्तों, बिछामेड़ा फाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों आपकी नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर, नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर दोस्तों कहाँ पर मिल जाती है, आपकी माई के अंदर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, माई के अंदर मिल जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि सोम की सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका कलाम की लास्ट टाइम, तो आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर इसकी सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सहायक नदी की बात करें दोस्तों, सहायक नदी कौन सी थी आपकी सोम की, बताओ भाई। ये तो जाखम, गोमती और सारनी। जाखम, गोमती और सारनी। इंपॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों, आपकी सारनी है। कौन सी आपकी, सारनी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है। जाखम नदी की बात करें दोस्तों, जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका दोस्तों, होता है आपका भंवर माता की फाड़ी से। भंवर माता की फाड़ी से, फिर से याद करवा देता हूँ। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है दोस्तों, ऊंचा बांध कहाँ पर है राजस्थान का, वो जाखम नदी के ऊपर है। जाखम बांध कितना दोस्तों, 81 मीटर ऊंचा है। कितना आपका, 81 मीटर ऊंचा है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। बाणगंगा के अंदर कौन सा बांध है दोस्तों, बांध की बात करें तो आपका रामगढ़ बांध। कहाँ पर है दोस्तों, बाणगंगा नदी के ऊपर ही है। तो मैं क्या पूछा था दोस्तों, हमें पूछा था कि असममित क्वेश्चन कौन सा अपना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरुक के मठ से नहीं निकलती है दोस्तों, किशनगढ़ की फाड़ियों से निकलती है आपकी रूपनगढ़ नदी। यानी सांबर उपतंत्र का भाग है दोस्तों, रूपनगढ़ का नाला है। इसके पेट की बात करें, सलेमापात पेट की बात करें तो वो भी आपकी रूपनगढ़ नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पश्चिम। देखो सिलीसेट की बात करें दोस्तों, सिलीसेट आपके अलवर के अंदर है। और सिलीसेट कहाँ पर दोस्तों, आपके अलवर के अंदर है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलीसेट को इंपॉर्टेंट याद क्यों करना है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान का 5वां रामसर साइट शामिल हुआ है। 5वां रामसर साइट, 5वां रामसर साइट किसको शामिल किया गया, सिलीसेट को। कब, 12 दिसंबर 2025 को। 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट के अंदर आपको सम्मिलित कर लिया किसको, सिलीसेट को, जो आपकी विनय सिंह द्वारा निर्मित थी। किसके द्वारा, विनय सिंह द्वारा निर्मित थी सिलीसेट, अलवर के अंदर दोस्तों। इसके अंदर है दोस्तों आपके अलवर के अंदर। अलवर से लिख देता हूँ मैंने बोला सही था भाई, अलवर। क्वेश्चन में समझना। पुष्कर की बात करें दोस्तों, पुष्कर कहाँ पर आपकी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पुष्कर कहाँ पर आपकी, अजमेर के अंदर। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी आपकी, पवित्र झील है दोस्तों आपकी पुष्कर। नकी झील बात करें दोस्तों आपकी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील, सबसे ऊंची व गहरी झील कौन सी है दोस्तों, नक्की झील। पंचभद्रा की बात करें दोस्तों, पंचभद्रा वर्तमान में बालोतरा के अंदर आती है। पहले आपकी किसमें आती थी, बाड़मेर के अंदर। बालोतरा वर्तमान नया जिला बन चुका है। सर्वश्रेष्ठ नमक यहाँ से उत्पादन होता है दोस्तों आपका, सर्वश्रेष्ठ नमक। यहाँ पर NaCl की मात्रा भी पूछी जा चुकी है, 98% थी दोस्तों। कितनी, 98% NaCl की मात्रा होती है। और दोस्तों आपकी कौन सी झाड़ी थी, वो नाम भूल गया मैं उसका, मौली झाड़ी। मौली झाड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मौली झाड़ी से या लकड़ी से दोस्तों नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो मैंने सोचा साथ साथ में रिविजन भी करवा देता हूँ आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें पूछा है दोस्तों आपका पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा। तो इसके लिए दोस्तों आपको राजस्थान का मैप भी याद होना चाहिए। मान लीजिए छोटा सा मैप बना लेता हूँ राजस्थान का, ये प्यारा सा अपना मैप है दोस्तों। ये अपना राजस्थान का प्यारा सा छोटा सा मैप बनाते हैं। जैसा भी बना ठीक बना, ठीक है, जैसा भी बनाए ठीक बनाए अपने हिसाब से दोस्तों। सबसे पहले बात करें अलवर यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी झील आपकी, यहाँ पर झील है दोस्तों आपकी सिलीसेट। कौन सी है दोस्तों आपकी, सिलीसेट। और ये कौन सा आपका दोस्तों, पूर्व का हिस्सा। ठीक है, पूर्व विस्तार। यहाँ पर कौन सा गाँव है दोस्तों आपका, बताओ भाई। धौलपुर का कौन सा गाँव है जहाँ से आपका देशांतरी विस्तार लिया जाता है।
पहले टेस्ट के अंदर किया था दोस्तों हमने स्थिति विस्तार के अंदर। कौन सा गांव है धौलपुर के अंदर, कमेंट के अंदर बताना, मैं जिले बताता हूँ तब तक। वहीं बात किया दोस्तों आपके पुष्कर, ये आपका यहाँ पर से अपना पुष्कर है, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या है पुष्कर, कौन सा जिला है अपना, अजमेर। सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये दोस्त बार बार मैसेज करता है सर थोड़ा सा सही लिखा करो आप। अरे मैं तो सही लिखता हूँ दोस्त, ये इस पर ना अपनी प्रैक्टिस नहीं है पेन टैप के ऊपर। पुष्कर की बात करें तो अजमेर, ठीक है। इसके ऊपर लिखा नहीं जाता, ये प्रॉपर वर्क नहीं करता टैबलेट, है ना। ये कहाँ पर है दोस्तों, आपके अलवर के अंदर। बोर्ड की अलग बात होती है। फिर दोस्तों दे रखा है अपना नक्की। नक्की झील कहाँ पर दोस्तों, अपनी यहाँ पर। सिरोही यहाँ पर मान लेता हूँ ना, जालौर के नीचे सिरोही, ठीक है। नक्की यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों, नक्की झील है। कौन जिले के अंदर, आपकी सिरोही के अंदर। और यहाँ पर कौन सी है दोस्तों, बालोतरा यहाँ पर पड़ जाता है आपका, ठीक है। बालोतरा आपका यहाँ पर पड़ जाता है, बालोतरा। यहाँ पर कौन सी झील है दोस्तों आपकी, बताओ भाई, पंचभद्रा। राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी आपकी, पंचभद्रा है। राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी आपकी, पंचभद्रा, सबसे खारी, ठीक है। देखो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपका नाम याद है, क्योंकि हमने इस प्रकार से प्रैक्टिस की है तो ये चीज़ें हमें याद आनी थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमें, आप देखो ये पूर्व है दोस्तों, ये पश्चिम है। पश्चिम का जैसलमेर का कटरा गांव है दोस्तों, और पूर्व के अंदर आपके धौलपुर का सिलान गांव है, ठीक है। देशांतरी विस्तार आप कमेंट के अंदर बताना, देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। याद कर लो, याद कर लेना। कमेंट में नहीं लिखोगी मुझे पता है, क्योंकि आपको लिखने में जोर आता है और जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ये मुझे पता है, ठीक है। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है, मैंने स्टूडेंट को देखा है, लाइब्रेरी बैच के अंदर भी बहुत सी प्रैक्टिस के दौरान हमने बहुत से दोस्तों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना टॉर्चर किया गया था उनको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो पूर्व के अंदर, पश्चिम से पूर्व पूछा तो सबसे पूर्व में क्या आपका दोस्तों, नक्की झील है। सबसे पश्चिम में दोस्तों क्या है आपकी, यहाँ पर दोस्तों ये आगे है दोस्तों अपना, यहाँ पर सबसे पश्चिम में आपकी बालोतरा पंचभद्रा है, पंचभद्रा आ जाएगा। फिर दोस्तों अपना नक्की आ जाएगा, देखो क्रम देख लेना, इधर से चल रहे हैं हम, इधर से पहले बालोतरा आ जाएगा दोस्तों, फिर नक्की आ जाएगा, फिर आपका पुष्कर आ जाएगा, फिर सिलसेट। नक्की पुष्कर सिलसेट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। कुल लंबाई की भी बताऊँ क्या, कितनी है भाई, 869 है, 826 है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी दोस्तों, 826 किलोमीटर। यदि स्थिति विस्तार नहीं याद है तो पहले स्थिति विस्तार की क्लास देखना और फिर आगे क्वेश्चन करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सादा शानदार तरीके से करवाया गया है दोस्तों। चंबल नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए दोस्तों, आपको चंबल नदी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुराल मेज चाखंड, इसके बाएं तट की सहायक नदी है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। पार्वती नदी पालिया स्वयंवरदुर के निकट चंबल के संगम होता है, बिल्कुल राइट। कहाँ पर, पालिया स्वयंवरदुर के अंदर, इसको पाली भी बोलते हैं। मैंने जब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करवा रहा था, मैंने सोचा पाली कहाँ से आ गया यहाँ पर जिला, फिर मैंने सोचा तो पाली गाँव में, पाली गाँव है, ठीक है। तो पालिया स्वयंवरदुर के अंदर चंबल के निकट संगम होता है। यदि आपको ने क्लास देखी तो आपको कोई चीज़ें याद आई होगी। नदी खादू ग्राम बांसवाड़ा राज्य में प्रवेश करती है, नहीं दोस्तों, खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है क्या, बताओ भाई। मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी प्रवेश करती है आपकी 84गढ़ से, या बैसलोगढ़ भी आ सकता है आपका, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से दोस्तों प्रवेश करती है। लेकिन आपकी डाउट आ गया, अब डाउट क्या आ गया दोस्तों, फिर खादू ग्राम बांसवाड़ा से कौन सी प्रवेश करती है दोस्तों, अपनी माई नदी। कौन सी प्रवेश करती है दोस्तों, अपनी माई नदी। देखो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर होंगे आपकी। खादू गांव से कौन सी नदी प्रवेश करती है दोस्तों, आपकी माई नदी करती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाली नदी कौन सी, आपकी चंबल नदी है, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा है कि कूट पूछा है संदर्भ में, तीसरा तो गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा और चौथा, देखो पहला दूसरा और चौथा कौन से में दोस्तों सत्य है, आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करेंगे, मैप के थ्रू याद करें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लेते हैं। वैसे देखिए चंबल की बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स में याद भी होना चाहिए दोस्तों। वैसे तो आप सभी को पता है कि सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है दोस्तों आपकी, सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, आपकी चंबल नदी। ये तो चीज़ आप सभी जानते हो। उपनाम की बात करें दोस्तों, इसके उपनाम बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके
उपनाम याद करना दोस्तों, इसे राजस्थान की क्या बोलते हैं दोस्तों, कामधेनु बोलते हैं। राजस्थान की कामधेनु भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी चरमनवती भी बोलते हैं इसको, नित्यवाही भी बोलते हैं दोस्तों। नित्यवाही नदी भी कौन सी बोलते हैं आपकी, चंबल को बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके वाटर सफारी भी बोला जाता है इसको, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर दोस्तों इसको वाटर सफारी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्गम कहाँ से होता है इसका, उद्गम होता है आपका जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर दोस्तों, आपकी एमपी के अंदर है। वहीं बात करें दोस्तों, अपना ऑप्शन गलत हुआ है, माही नदी का आया है, तो माही नदी का उद्गम कहाँ पर होता है दोस्तों, आपकी अमरोरो की पहाड़ी। अमरोरो की पहाड़ी से उद्गम होता है। कहाँ पर है दोस्तों, एमपी। कौन सी झील के किनारे, आपकी मेहंद झील है दोस्तों। कौन सी झील है, मेहंद झील है। नित्यवायु की बात करें दोस्तों, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी किस नाम से जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। हिंदी गणित अकादमी के अनुसार बात कर रहा हूँ। वाटर रिसोर्स के अनुसार 1000 कुछ है। वाटर रिसोर्स के अनुसार कितनी है दोस्तों, 1000 कुछ है, 1065 की समथिंग है मेरे हिसाब से वाटर रिसोर्स के अनुसार। लेकिन हिंदी गणित अकादमी के अनुसार 965 किलोमीटर है। ठीक है, रिमोन सक्सेना की हिंदी गणित अकादमी की जो बुक आती है उसके अनुसार 965 किलोमीटर की कुल लंबाई है। जिसके अंदर दोस्तों केवल राजस्थान के अंदर कितनी बहती है, केवल राजस्थान की बात करें तो केवल राजस्थान के अंदर दोस्तों आपको 135 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है, 135 किलोमीटर। सीमा की बात करें दोस्तों, सीमा कितनी बनाती है आपकी, सीमा बनाती है दोस्तों आपकी 241 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि वह नदी जो आपकी 100 किलोमीटर के अंदर, 100 किलोमीटर के अंदर दोस्तों इस नदी के ऊपर 3 बांध व 1 बैराज है। वह क्या है दोस्तों, 1 बैराज। कौन सी नदी के ऊपर, आपकी दोस्तों चंबल नदी के अंदर है। दोस्तों आपकी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, यानी सर्व बात करें अपर्दन के लिए जानी जाती है दोस्तों, मृदा अपर्दन के लिए। कौन सी नदी जानी जाती है, आपकी चंबल नदी जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछे जा चुके हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपकी पार्वती नदी की बात करते हैं। पार्वती नदी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। देखो क्वेश्चन भी कलाम के ऑप्शन, इन चीज़ों को याद करना दोस्तों। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सीहोर क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से, आपके सीहोर क्षेत्र से होता है। सीहोर क्षेत्र कहाँ पर आपके दोस्तों, एमपी के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, आपके एमपी के अंदर। एक क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा है दोस्तों। सीहोर क्षेत्र से होता है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों, करियाहट 12 से प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो करियाहट, और करियाहट कहाँ पर दोस्तों, आपके 12 जिले के अंदर है। कौन जिले के अंदर दोस्तों, आपके 12 जिले के अंदर दोस्तों प्रवेश करती है सीधा। फिर सवाई माधोपुर की सीमा पर दोस्तों पाली गांव के अंदर चंबल मिल जाती है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था डिटेल से पूरा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जो अपातंत्र देखना चाहो तो आपकी 2 क्लासों की माध्यम से अपातंत्र हमने कंप्लीट करवाया था। चाहे आपका आंतरिक अपातंत्र हो, चाहे आपकी बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र हो, चाहे आपका अरब सागर का अपातंत्र हो। अरब सागर में दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। 4 ही नदियाँ हैं, लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। 4 नदियाँ आपकी अरब सागर की, और वहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपकी किस्मत है कौन सी शिफ्ट के अंदर पेपर आता है, या तो वहाँ पर पूछा जाता है कौन सी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कौन सी खंबाती खाड़ी में गिरती है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। या माई का आपका वो पूछ ली जाती है सहायक नदियाँ, ठीक है। या साबरमती की सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है, वेतरक सही या जम वाद तक, ठीक है। इस प्रकार से सही परियोजना आपको याद है। ज्वाई बांध को जलपूर्ति कहाँ से होती है, आपकी सही नदी से होती है। देखो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है ज्वाई बांध। जैसे कनेक्ट करोगे ना क्वेश्चनों को, ऑटोमेटिक दिमाग उन क्वेश्चनों को कनेक्ट करता हुआ बढ़ता जाएगा। यदि यही प्रैक्टिस होती है एमसीक्यू की, जिस प्रकार से हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, यही प्रैक्टिस होती है एमसीक्यू की, तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी। कृषि संख्या के 2023-24 यानी वर्ष 2022-23 के अंतिम आंकड़े के अनुसार राजस्थान में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। और मैंने ये बताया था कि अभी आर्थिक समीक्षा आने वाली है, तो हो सकता है ये चेंज हो जाए आंकड़े, लेकिन आपकी टॉपिक आ चुका था उस समय। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि से क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो बाड़मेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, अलवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाजा से अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बाजा से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि देश में योगदान, देश में योगदान की बात करें दोस्तों आपकी 44.66%। और स्थान कौन सा रखता है दोस्तों, आपकी प्रथम स्थान रखता है देश के अंदर।
इसके अलावा दोस्तों बाजरा का अनुसंधान केंद्र बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या प्रस्तावित है, अभी खुला नहीं है आपका, तो प्रस्तावित है या खुल चुका है या निर्माणाधीन है, तो वह आपका दोस्तों गुड्ढामालानी। कहाँ पर दोस्तों आपके गुड्ढामालानी, और ये गुड्ढामालानी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपका बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों अपने बाड़मेर के अंदर पड़ता है, जहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्षा का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्षा दोस्तों 50 सेमी से कम वर्षा के अंदर दोस्तों बाजरा का उत्पादन हो जाता है, 50 सेमी से कम वर्षा के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपकी इनकी प्रमुख किस्म की बात करें जो बार बार आपके एग्जाम पूछी जाती है। अभी बाजरा की एक नई किस्म भी खोजी गई है, आप सभी को पता होगा, चर्चा के अंदर है क्वेश्चन। कौन सी थी आपकी बताना भाई। राज 171 से क्वेश्चन बहुत बार आया आपका, राज 171 बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। पायनियर आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, पायनियर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी RCB 911 जो बाजरा की किस्म है, RCB 911, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया। वही बात करें दोस्तों आपके NFSM कार्यक्रम की बात करें तो कितने जिलों में संचालित है। NFSM कार्यक्रम की बात करें दोस्तों तो 21 जिलों में बाजरा क्रियान्वयन कार्यक्रम संचालित है, 21 जिलों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। फसल भारतीय उत्पादन राजस्थान में स्थान, बताओ भाई। देखो पहला दे रखा है बाजरा बिल्कुल प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, और आपकी बात करें हम ये अभी बताया मैंने 44.66% योगदान किसका है आपका बाजरा का। दलहन की बात करें दोस्तों, दलहन के अंदर बाजरा तृतीय स्थान पर बिल्कुल राइट, और कितने परसेंट का योगदान देता है, 13.88% का योगदान देता है। कितने परसेंट का योगदान देता है आपका, 13.88% का योगदान देता है। तिलहन की बात करें दोस्तों, तिलहन द्वितीय स्थान पर है क्या, तिलहन के अंदर दोस्तों बताओ भाई। तिलहन के अंदर दोस्तों आपके द्वितीय स्थान पर नहीं है, आपके प्रथम स्थान पर। कौन सी स्थान पर आपके दोस्तों, प्रथम स्थान पर। और योगदान कितना है दोस्तों तिलहन में, 22.78% योगदान देता है। ज्वार की बात करें दोस्तों, ज्वार तृतीय स्थान पर है और 14.87% का योगदान देती है। वही बात करें दोस्तों यहाँ पर देखो द्वितीय स्थान पर क्या है दोस्तों, द्वितीय स्थान पर क्या बताओ भाई, मूंगफली है। एकमात्र आपकी फसल है राजस्थान के अंदर, कौन सी आपकी मूंगफली, मूंगफली है। कितना योगदान देती है दोस्तों आपकी मूंगफली की बात करें तो योगदान देती है दोस्तों आपका 18.76%। और राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली, मूंगफली से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है दोस्तों राजस्थान के अंदर, वो होती है दोस्तों आपकी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर होती है दोस्तों, बीकानेर जिले के अंदर होती है। प्रथम की बात करें दोस्तों, प्रथम के अंदर कौन कौन सी है देखो याद कर सकते हो आप। सरसों वाला बहुत बार पूछा गया आपका, सरसों और राई। सरसों और राई की बात करें तो 46.13%। ये देखो आंकड़े चेंज हो सकते हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 आने वाली है आपकी, ठीक है। अभी 2024-25 के हम पढ़ रहे हैं, अभी फरवरी चल रहा है, बजट के बाद में दोस्तों आर्थिक समीक्षा आपको देखने को मिलती है। तो अपडेट रहना, क्वेश्चन में अपडेट रहना, इसमें आर्थिक समीक्षा आपकी चेंज होगी तो इन क्वेश्चनों को आपको दोबारा देखना, ठीक है। और मैं दोबारा करवाऊंगा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट कराऊंगा आर्थिक समीक्षा का, और तुलना करेंगे। और मैंने आपको क्लास टॉपिक वाइज टेस्ट जब अपनी एनालाइज किया तो मैंने बोला कि इन क्वेश्चनों के साथ आप जगह छोड़ना, यदि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो जगह जरूर छोड़ना, ठीक है, साथ साथ। तो दोस्तों सरसों व राई की दोस्तों 46.13% है। पोषक अनाज में दोस्तों प्रथम स्थान के अंदर है। तीसरा आपका प्रथम स्थान कौन सा आपका, पोषक अनाज, पोषक अनाज। और दोस्तों पोषक अनाज का कितना योगदान देती है आपकी, वो देती है आपकी 15.66% देश में योगदान है। सबसे ज़्यादा राजस्थान पोषक अनाज में योगदान देता है। इसके अलावा दोस्तों आपके तिलहन में प्रथम स्थान पर है। गंवार के अंदर दोस्तों प्रथम स्थान के अंदर है। चौथा कौन सा जगह पर दोस्तों, गंवार हो जाएगा आपका। गंवार में भी राजस्थान प्रथम स्थान के ऊपर है। और गंवार की बात करें तो 90.36% योगदान है दोस्तों। सर्वाधिक किसका योगदान है, पूरा गंवार राजस्थान के अंदर ही होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की आंकड़े है दोस्तों, 2024-25। और ऐसी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया अभी एग्जाम के अंदर, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, इकतालीसवां नहीं है क्या, 41वां क्वेश्चन नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। 42 के अंदर 42 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। आ जाएगा, आगे पीछे होगा कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब पशुपालन से आपका क्वेश्चन पूछा गया, और पशुपालन मैंने कल ही करवाया था, ठीक है। यानी कि बात करें मंडे को ही पशुपालन होता, आज तो वेडनेसडे हो चुका, बुधवार हो चुका, सॉरी
मंडे को मैंने पशुपालन करवाया था आपको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और तथा नीचे दी कोड का सही उत्तर चाहिए। फसलें दे रखी है, सॉरी नस्लें दे रखी है और पशु दे रखी है। चनोत्तर किसकी नस्ल है, बताओ भाई। चनोत्तर किसकी नस्ल है? चनोत्तर हमने देखा था दोस्तों भेड़ की नस्ल है। किसकी आपकी? भेड़ की नस्ल है चनोत्तर। तो आपका किस में हो जाएगा? 3 के अंदर। मालवी किसकी नस्ल है दोस्तों आपकी? मालवी दोस्तों गाय की नस्ल है, 1 हो जाएगा। सिरोही किसकी नस्ल है दोस्तों आपकी? बताओ भाई। सिरोही नस्ल आपकी दोस्तों बकरी की। और नागपुरी की बात करें किसकी नस्ल आपकी? भैंस की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्थान की, ताकि आपको स्थान भी याद हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था दोस्तों, बकरी की उत्पादन में बात करें, बकरी की में स्थानों की बात है तो राजस्थान कौन से स्थान पर है दोस्तों? 5वें स्थान के अंदर है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाई जाती है दोस्तों आपकी? सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाई जाती है दोस्तों आपकी? बकरी पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके गाय का देश में स्थान कौन सा है दोस्तों आपकी? गाय के अंदर देश में स्थान आपका छठा। कौन सा स्थान आपका दोस्तों? छठा। भैंस के अंदर कौन सा स्थान था दोस्तों आपका? द्वितीय, दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान। और दोस्तों बात करें दोस्तों भेड़ का कौन सा स्थान था आपका? चतुर्थ, यानी चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था आपका? चौथा स्थान था। अब याद करते हैं दोस्तों, आपकी 20वीं पशुगणना थी आपकी, कौन सी थी आपकी? 19वीं थी, 20वीं पशुगणना थी? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ। 20वीं पशुगणना थी अपनी, हमने पढ़ी थी 20वीं पशुगणना। तो 20वीं पशुगणना के अंदर दोस्तों हमने कब आई थी रिपोर्ट, कब आई थी दोस्तों? ये आंकड़े जारी कब हुई थी? ये जारी हुई थी दोस्तों आपकी 16 अक्टूबर 2019 को। कब जारी हुई थी? 16 अक्टूबर 2019 को ये रिपोर्ट जारी होती है। इसके अंदर दोस्तों आपके सिर्फ गाय व भैंस से में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी सभी पशुओं में क्या होती है दोस्तों आपकी? कमी होती है। गाय और भैंस में वृद्धि होती है। गाय में कितनी होती है दोस्तों आपकी? बताओ भाई। गाय में वृद्धि होती है दोस्तों आपकी, कितनी वृद्धि होती है दोस्तों आपकी गाय के अंदर? 4.41%। और भैंस के अंदर कितनी वृद्धि होती है दोस्तों आपकी? भैंस के अंदर वृद्धि होती है दोस्तों आपकी 5.53%। इन दोनों पशुओं में वृद्धि होती है, बाकी सभी में कमी होती है। इस रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों संख्या के आधार पर कमी, संख्या के आधार पर कमी किसमें होती है दोस्तों आपकी? भेड़ के अंदर, जो चौथा स्थान है ना अपना भेड़। वही बात करें दोस्तों आपके प्रतिशत के आधार पर कमी, के आधार पर कमी, के आधार पर कमी, वो किसमें होती है दोस्तों आपकी? गधा के अंदर। और गधा का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों आपके? लूणियावास जयपुर के अंदर। कहाँ पर लगता है दोस्तों? लूणियावास जयपुर के अंदर गधों का मेला लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया था अपना, क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से 20वीं पशुगणना समग्र 2019 के अनुसार नकारात्मक वृद्धि वाला पशुधन नहीं है। नकारात्मक वृद्धि वाला पशुधन नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? बताओ भाई। 44 के अंदर भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आपकी भैंस। कितनी वृद्धि होती है? 5.51% की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों गाय के अंदर क्या होती है आपकी? वृद्धि हुई थी। गाय के अंदर क्या होती है दोस्तों? वृद्धि हुई थी, वृद्धि 4.41%। चलो अभी करवाया पीछे, देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। संख्या के आधार पर कमी, संख्या के आधार पर कमी हुई थी दोस्तों किसके अंदर? भेड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 19वीं पशुगणना 2012 से 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में पशुधन घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई? पशुधन घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों? सबसे पहले तो याद होना चाहिए दोस्तों आपकी 19वीं पशुगणना, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। 19वीं पशुगणना की बात करते हैं और 20वीं पशुगणना की बात करते हैं। 19वीं पशुगणना में कितनी वृद्धि है दोस्तों और 20वीं पशुगणना में कितनी वृद्धि? 19वीं पशुगणना में घनत्व कितना था दोस्तों आपका? 19वीं पशुगणना में घनत्व था दोस्तों आपके 169। और बात करें दोस्तों आपकी 20वीं पशुगणना में घनत्व कितना था आपका पशुओं का? वो था दोस्तों आपके 166। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई या कमी हुई दोस्तों? बताओ भाई। कमी हुई कि वृद्धि हुई दोस्तों? कमी हुई है, 3 अंकों की कमी दर्ज की गई थी। सॉरी, हाँ कमी, हाँ 3 अंकों कमी, सॉरी 3 अंकों की कमी हुई थी दोस्तों। 3 अंकों की क्या होती है दोस्तों आपकी? कमी दर्ज की गई थी। तो इस क्वेश्चन को सुधार लेना, यहाँ पर वृद्धि नहीं दोस्तों, कमी। यहाँ पर क्या करना है आपको? कमी दर्ज करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। मैंने वृद्धि के चक्कर में सोचा क्या
मैं सोचा गलत तो नहीं बता रहा हूँ, सही था। अब क्वेश्चन को सही कर लेना, कमी कर लेना, यहाँ पर 3 अंकों की कमी होती है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? चलो करते, कौन सा कथन सही नहीं है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही व पाली जिले काकरेज पशुधन के भाग है। बिल्कुल राइट। काकरेज किसकी नस्ल है दोस्तों? गाय की है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है काकरेज। तो बिल्कुल सत्य बात है कि दोस्तों 46 के अंदर बिल्कुल सत्य बात है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में कुल पशुधन की संख्या में 1.66% कमी, 1.77% कमी नहीं दोस्तों आपकी, 1.66% की। देखो बात करते हैं आपके कुल पशुधन की। 19वीं में कितने पशुधन थे दोस्तों आपके? 19वीं की बात करें तो 19वीं में थे दोस्तों आपके 577.32 लाख, 577.32 लाख। वही दोस्तों 20वीं में कितने थे आपके? 568.01 लाख। ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितनी कमी हुई दोस्तों आपकी? कमी होती है दोस्तों 1.66% की, लगभग 9 लाख की, 9 लाख की कमी। ये भी साथ साथ याद करना कितने परसेंट की कमी हुई है दोस्तों? 1.66% तो पूछी गई है, लेकिन अब आंकड़े वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कितने लाख की कमी हुई, तो 9 लाख की कमी हुई, वैसे निकाल सकते हो आप। देश के कुल पशुधन में राजस्थान के पशुधन का 10.60 अंश के साथ द्वितीय स्थान पर बिल्कुल राइट। प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? आपकी यूपी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य व अवस्थिति में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको वन्य जीव अभ्यारण्य करवाया आपको, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो बताइए। ताल छापर चूरू के अंदर है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कुर्जा भी यहाँ पर पाया जाता है वैसे देखे तो। मानसिंह, सवाई मानसिंह जयपुर के अंदर है क्या दोस्तों? बताओ भाई, सवाई मानसिंह कहाँ पर आपके? जयपुर के अंदर नहीं दोस्तों। केसरबाग धौलपुर के अंदर, बिल्कुल राइट। केसरबाग धौलपुर के अंदर बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया। केसरबाग हो गया आपका, राम सागर हो गया आपका, वन विहार हो गया, धौलपुर के अंदर बहुत है। राम सरवेद कौन सा आपका? राम सागर, वन विहार, ये कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर के अंदर बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिल्कुल राइट। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कभी जयपुर वाला बस्सी मत समझ लेना। बस्सी कहाँ पर आपके? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो दोस्तों आपका सवाई मानसिंह कहाँ पर है दोस्तों? फिर आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची पृष्ठ को सूची केंद्र से सम्मिलित कर नीचे दी कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। मैंने सारे क्वेश्चन करवाए आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने नहीं किया। पूरे क्वेश्चन है वो को देख लो। सुरक्षित क्षेत्र अवस्थित मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया था, सारे सुरक्षित क्षेत्र आपको। बताओ भाई, आसोब कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर क्या? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? भीलवाड़ा। मोकला कहाँ पर बताया था मैंने दोस्तों? बताओ भाई। अरे मोकला मैंने बताया था आपको, कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर दोस्तों, जैसलमेर के अंदर। बुचारा मेन कहाँ पर है दोस्तों आपके? बुचारा मेन कोटपुतली बहरोड नया जिला बना अपना। खिजड़ली कला कहाँ पर है दोस्तों आपके? जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? नित्य देवी कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या दे रखा है अपना? निम्नलिखित में से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन हमें पहचानना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी और बाणगंगा नदी के बीच स्थित है, सही है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। गंभीरी और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। गंभीरी को दोस्तों आपके ऊंगटन नदी भी बोलते हैं। ऊंगटन उपनाम है दोस्तों इस नदी का। आपके क्वेश्चन आ चुका है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर 1985 में घोषित किया गया। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर पर है। राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर के अंदर है, सही है दोस्तों। तीसरा, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता 1 अप्रैल 1973 को मिली। नहीं दोस्तों, इसे राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता कब मिली थी दोस्तों? केवलादेव को स्थापना तो 1982 के अंदर हुई थी, लेकिन 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता 1981 के अंदर मिली थी। कब? 1981 के अंदर। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। हमें पूछा है कि सही कोड कौन सा है, सही उत्तर चुनना है तो A B C आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? राजस्थान के अंदर कुल कितनी अभी वर्तमान में 5, कितने कुल 5, और 5 के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बात करें सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें 1978 में दोस्तों शामिल हुई थी आपकी, कब हुई थी? 1978 के अंदर। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों बूंदी के अंदर है रामगढ़ विस्तारी वन, 2022 के अंदर दोस्तों शामिल हुई थी। ये कहाँ पर है दोस्तों आपकी सरिस्का? अलवर, मुख्य रूप से जिला याद कर लेते हैं। रामगढ़ विस्तारी कहाँ पर दोस्तों आपकी बूंदी के अंदर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों शामिल होता है सबसे पहले 1973 के अंदर, कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर। टोडगढ़ अरावली वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। टोडगढ़ अरावली वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके मुकुंदरा हिल्स है आपका, चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? मुकुंदरा हिल्स। बाघ संरक्षण के अंदर दोस्तों इसको शामिल किया गया था आपका 2013 के अंदर। और दोस्तों 5वां भी आपका है धौलपुर करौली, कौन सा आपका? धौलपुर करौली। इसको कब घोषित किया गया दोस्तों आपका? अगस्त 2023 के अंदर। अगस्त 2023 के अंदर दोस्तों आपका किया गया। और प्रस्तावित की बात करें दोस्तों छठी, प्रस्तावित कौन सी आपकी राजस्थान के अंदर प्रस्तावित है दोस्तों छठवीं, वह आपकी कोमलगढ़ टाइगर रिजर्व है। कोमलगढ़ टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व ये अभी प्रस्तावित है दोस्तों। ठीक है, छठवीं अभी प्रस्तावित है, 5 अभी वर्तमान के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कौन से जिलों के अंदर फैला हुआ है? तो वैसे जिलों की बात करें तो राजसमंद, पाली, अजमेर के अंदर फैला हुआ है। राजसमंद, पाली और अजमेर के अंदर दोस्तों फैला हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तेंदुआ यहाँ पर सर्वाधिक मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है यहाँ पर? तेंदुआ, तेंदुआ की शरण स्थली है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, 51वां क्वेश्चन दे रखा है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। देख क्या क्वेश्चन दे रखा है अपना, फसल और किस्म दे रखी है। बाजरा एक 4 राज 171, मैंने बोला था ना बाजरा पूछा गया आपका, बाजरा पूछा गया, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किस्म है दोस्तों बाजरा। गेहूँ की बात करें दुर्गापुरा 65, सोनालिका भी बोलते हैं दोस्तों इसको, सोनालिका भी इसकी एक प्रमुख किस्म है। कोहिनूर हीरा भी इसका कोहिनूर की बात करें, कोहिनूर ये भी गेहूँ की एक प्रमुख किस्म है जो 12 पूछ जाती है। मक्का मोती कंपोजिट बिल्कुल राइट है। इसके साथ दोस्तों आपकी माही कंचन, माही धवल भी, माही कंचन और माई धवल ये भी किसकी है दोस्तों? आपकी मक्का की। माई कंचन दोस्तों आपकी देखो ये बार बार पूछे जाते हैं, मक्का वाली किस्म बार बार आपके एग्जाम के अंदर आती है। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन निकाले तो आपने देखा होगा मक्का और चावल बार बार पूछा जाता है। चावल की बात करें तो माई सुगंधा, जिसमें सुगंध आती है ना दोस्तों, वो क्या होती है? आपकी चावल होते हैं। माई सुगंध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई कंचन किसकी आपकी दोस्तों? मक्का किस्म। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका मक्का किस्म के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं हमें, कौन से कथन दे रखे हैं? देखो, नासिक के जज जैक्सन की हत्या के आरोप में वीडी सावरकर को दोषी बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया था। और दोस्तों ये हत्या किसने की थी? हत्या किसने की थी? बताओ भाई, बताओ भाई, ये हत्या किसने की थी? आपको बताना है ये हत्या किसने की थी। अरे बताओ भाई, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया था कि ये हत्या जैक्सन की हत्या कहाँ पर की थी? नासिक के अंदर दोस्तों ये हत्या होती है। ठीक है, नासिक के जज थे आपकी जैक्सन। ये हत्या क्यों होती है दोस्तों? सबसे पहले तो बात करते हैं ये हत्या कब हुई थी आपकी। ये हत्या हुई थी दोस्तों आपकी, कब हुई थी दोस्तों? 21 दिसंबर 1909 को। 21 दिसंबर 1909 को ये हत्या की थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी आपकी अनंत लक्ष्मण कांडे द्वारा। अनंत लक्ष्मण कांडे द्वारा मैंने करवाया क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से, कांडे द्वारा। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो वीडी सावरकर की क्लास देखना दोस्तों। वीडी सावरकर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से करवाए, और वीडी सावरकर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अनंत लक्ष्मण कांडे थे दोस्तों, कौन थे आपके? अनंत लक्ष्मण कांडे थे। ठीक है, उन्होंने कौन से अभिनव भारत के सदस्य थे दोस्तों? आपके अभिनव भारत के सदस्य थे, कौन थे आपके? अनंत कांडे। अभिनव भारत कब आया था दोस्तों? 1904 के अंदर अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? आपकी वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1899 में मित्र मेला की स्थापना की गई थी। और मित्र मेला की बात करें गणेश उत्सव के अंदर दोस्तों, गणेश उत्सव को क्रांति का केंद्र बनाया था इन्होंने। किसको? गणेश उत्सव को, मित्र मेला ने। फिर दोस्तों गणेश उत्सव के अंदर 1904 के अंदर अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर ने। दोस्तों हत्या क्यों की गई थी जैक्सन की? जैक्सन ने दोस्तों सजा दी थी किसको? सजा किसको दी थी? आपके वीडी सावरकर के भाई थे, कौन? आपके गणेश सावरकर।
गणेश सावरकर इनके वीडी बाइकर के भाई थे। तो इन गणेश सावरकर के दोस्तों इनकी जो आपकी कविता थी, इन्होंने कविता लिखी थी, इन कविताओं को देशद्रोह का, कविता के ऊपर दोस्तों देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इस देशद्रोह के आरोप के अंदर दोस्तों आपके नासिक जज थे आपके जज ने गणेश सावरकर को किसकी सजा दी, आपकी काला पानी की सजा दी। इसी के तहत आपके अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कांडे ने किसकी हत्या कर दी, आपकी जैक्सन की हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछ जाता है जैक्सन की हत्या के समय वीडी सावरकर फ्रांस में थे, नहीं दोस्तों इंग्लैंड में थे। कहाँ पर थे दोस्तों, आपके इंग्लैंड के अंदर थे। और दोस्तों इंग्लैंड से जब उन्हें लाया जा रहा था, इंग्लैंड से भारत आ रहे थे दोस्तों, उस समय उन्होंने जो जहाज था आपका, जहाज कौन सा था आपका, बताओ भाई कौन से जहाज से लेकर आ रहे थे उनको, मारिया, जो मारिया जहाज था। इसे दोस्तों कूद कर कहाँ पहुंचे थे, कूद कर फ्रांस पहुंचे थे, याद होनी चाहिए। इसे कूद कर फ्रांस पहुंचे थे, लेकिन फ्रांस सरकार ने उन्हें वापस ब्रिटेन को लौटा दिया। ठीक है, ये चीज़ आपकी लाइन में पूछी जा चुकी है, जहाज भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा फ्रांस से SS शास्त्री जहाज से लाया गया। फ्रांस से कहाँ से लाया गया दोस्तों, आपका SS शास्त्री जहाज से लाया गया। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, वीडी सावरकर को अंग्रेज फ्रांस से SS शास्त्री जहाज से लेके आए थे, बिल्कुल राइट। तो देखो हमें क्या पूछा, कोर्ट की सहायता सही उत्तर चुनिए। तो पहला और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मारियन था जहाज, तो मेरे हिसाब से केवल एक खतरनी सही होना चाहिए इसका, लेकिन कलाम ने दोनों सही माने। जहाज का नाम क्या था आपका दोस्तों, जलियान का मारिया था। क्या था आपका दोस्तों, मारिया जहाज का नाम था, मैंने लिखा है देखो, जहाज का नाम क्या था आपका, मारिया जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रासबिहारी बोस से सामने निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दो, इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने करवाया, बताइए। रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कौन सी अध्यक्षता हुआ था दोस्तों, रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक सम्मेलन हुआ। तो सबसे पहली बात करें कब हुआ था दोस्तों, आपकी जून 1942 के अंदर, जून 1942 के अंदर हुआ था दोस्तों। कब हुआ था आपका, जून 1942 के अंदर। आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था दोस्तों इन्होंने, बताओ भाई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन दोस्तों ये होता आपका 28-29 मार्च 1942 को। ठीक है, 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का दोस्तों आपकी बात करें गठन होता है 1 सितंबर 1942 को। भारत जापान मैत्री संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों, भारत जापान मैत्री संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों, भारत जापान मैत्री संघ का गठन हुआ था आपका 1933 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, पहले 4 आएगा, कालानुक्रम पूछा है तो पहले 1933 4 आएगा, तो 4 इसमें इसमें, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर दोस्तों बात करें 1942 मार्च के अंदर है, ये दोस्तों सितंबर के अंदर है, ये जून के अंदर, तो फिर मार्च आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर दोस्तों जून आएगा, फिर सितंबर आएगा आपका लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न कथन व कारण पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता में भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, बिल्कुल राइट, जन्म दिया था। बहुत ही शानदार तरीके से हमने राष्ट्रवाद का उद्देश्य देखा था। पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन ये था, अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों से भारतीय देशी राज्यों को अपने अधीन किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए, ए और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन करवाया था मैंने राष्ट्रवाद का उद्देश्य 1858 से लेकर 1919 तक है, उसमें पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन आपका यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों व उनके संस्थापकों के संबंध में सम्मिलित कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन भी करवाया आपको। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमस ने की थी, किसने की थी, आपकी जॉर्ज थॉमस ने, बिल्कुल सत्य बात है। इंडिया लीग की शिशिर कुमार घोष ने की थी, बिल्कुल राइट। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, बिल्कुल राइट। दखन एसोसिएशन बदरुद्दीन तेवजी ने की थी दोस्तों, बदरुद्दीन तेवजी ने की थी। दखन एसोसिएशन की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी, किसने की थी, आपकी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया, बिल्कुल।
तड़ित गो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। गोखले ने सिद्धांत यंग इंडिया प्रस्तुत किया? नहीं दोस्तों, ये यंग इंडिया में प्रस्तुत नहीं किया था गोपाल गोखले ने। ये गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। प्रेरणा थे वो कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके तड़ित चालक सिद्धांत का। सत्य कथन पूछा है तो आपका दोस्तों केवल एक ही सत्य होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? आपका केवल एक ही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न कथन हुआ कारण का पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोस्तों जो हमने करवाए वो क्वेश्चन आगे, तो ये मैं समझना कि आपने सेम करवा दिए थे पहले, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके वहाँ से वही इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो वही सेम आगे। कथन ये दे रखा आपका, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रार्थना और याचना की राजनीति से निष्क्रिय प्रतिरोध और आत्मशक्ति की ओर मोड़ा। यह आंदोलन बंगाल विभाजन की परिणति पर था। बिल्कुल बिल्कुल भाई दोस्तों, कहाँ पर था आपका? बंगाल विभाजन की परिणति पर था। बिल्कुल राइट। तो कथन की बात करें ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 के अंदर। कब हुआ था? 1905 के अंदर। बंगाल विभाजन के बारे में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया था दोस्तों। कब लागू हुआ, कब योजना बनी, ठीक है। सरकार ने लागू कब हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था आपका दोस्तों 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था, आप सभी को पता है। और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये चीज़ आपको बताई थी वहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से गदर आंदोलन से संबंधित नेता है। गदर आंदोलन से संबंधित नेता कौन कौन है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा भी है दोस्तों, रास बिहारी बोस भी है, लेकिन अरविंदो घोष नहीं है। कोड के साथ सही उत्तर चुनिए तो ए बी सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों आपके सोहन सिंह भाखड़ा। गदर दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? सोहन सिंह भाखड़ा प्रथम अध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। गदर दल का अध्ययन क्या था, गठन किसने किया था दोस्तों? हरदयाल ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973 को गदर दल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस क्रांतिकारी गतिविधि का संबंध हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ से नहीं था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ से संबंधित था। चटगांव शस्त्रागार की लूट। चटगांव शस्त्रागार की लूट था क्या भाई? तो पहला नहीं था। वायसराय इरविन को बम से उड़ाने का प्रयास किया गया था। सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम कांड, यानी जहाँ से भगत सिंह जुड़े हुए थे ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो उन्होंने वायसराय इरविन पर बम से उड़ाने का प्रयास किया था, सैंडर्स की हत्या की थी, केंद्रीय असेंबली पर बम कांड भी किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका चटगांव सत्याग्रह लूटना इनकी गतिविधियों के अंदर नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में से असत्य कथन कौन सा? इंपॉर्टेंट है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, यहाँ से पूछा भी जाता है क्वेश्चन बार बार। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बिल्कुल सत्य बात है, मैंने करवाया था क्वेश्चन। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस, गरम दल और नरम दल पुनः एकता स्थापित होगी। बिल्कुल राइट। और इसमें दोस्तों एनी बेसेंट के प्रयासों से, बेसेंट के प्रयासों से तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक पुनः किसमें आ गए थे? गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। बिल्कुल। कांग्रेस इस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अस्वीकार कर दिया था। नहीं, स्वीकार किया था दोस्तों। क्या किया था आपका? स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलक का तो होम रूल लीग आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तिलक द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, NV केलकर, अरुणडले, GS खारपर्दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ बैप्टिस्टा प्रथम अध्यक्ष थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों।
इंडियन होम रूल आंदोलन की बात करें तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को ये शुरू होता है। कहाँ से दोस्तों? बेलगांव। और दोस्तों ये बेलगांव ही था जिसकी अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगले टेस्ट में याद करना, बेलगांव 28 अप्रैल 1916 को दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों आपके जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव कौन बने थे? एन.सी. केलकर। सचिव थे दोस्तों आपके एन.सी. केलकर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बाकी दोस्तों ये सदस्य थे आपके, बाकी जो ऑप्शन दे रखे ना वो सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी.डी. सावरकर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। वी.डी. सावरकर के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। चलो करते हैं दोस्तों। सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की, बिल्कुल राइट। कब? 1904 के अंदर। अरविंद घोष से प्रभावित होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? नहीं दोस्तों, अरविंद घोष से प्रभावित नहीं होते आपके। अभिनव भारत के माध्यम से तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव में से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया, बिल्कुल राइट। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर चलाए गए थे। सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित कर हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा स्रोत कौन थे दोस्तों इनके? वी.डी. सावरकर के तो मैंने बताया था 3 व्यक्ति थे आपके, तीनों को ये फॉलो करते थे। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले नाम आता आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, और छत्रपति शिवाजी। शिवाजी और दोस्तों थे आपके अगम्य गुरु, अगम्य गुरु परमहंस। ये 3 व्यक्ति थे दोस्तों, इनसे प्रेरणा मिली तीनों को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब चुने गए थे दोस्तों? ये हिंदू महासभा सबसे ज़्यादा अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? आपके वी.डी. सावरकर रहे थे। अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों ये आपके 1937 के अंदर, और 1943 तक रहे दोस्तों। 1943 तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक रास बिहारी बोस द्वारा लिखी गई है? कौन सी एक पुस्तक है जो रास बिहारी बोस के द्वारा लिखी गई है? ऑन डेट बेड, माई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ, एन इको फ्रॉम अंडमान, द रामायण। तो 63 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? द रामायण। वही बात करते दोस्तों, माई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ है, और दोस्तों इन इको फ्रॉम अंडमान नामक पुस्तक किनकी है? वी.डी. सावरकर की। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रमुख क्रांतिकारी षड्यंत्र और उनके वर्ष में असम्मिलित है। वर्ष में असम्मिलित कौन सा है दोस्तों? मेरठ षड्यंत्र 1929 को होता है, बिल्कुल राइट है। कानपुर षड्यंत्र 1924 के अंदर होता है, बिल्कुल राइट। मैंने क्रम भी बताया था आपका। अलीपुर षड्यंत्र 1908 के अंदर होता है। दिल्ली षड्यंत्र 1928 में नहीं होता दोस्तों, 1912 के अंदर होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली क्रांतिकारी कौन थी? बीना दास, शांति घोष, प्रीतिलता वाडेकर या कल्पना दत्त? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 65 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीना दास। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कब चलाई थी दोस्तों ये गोली? उन्होंने चलाई थी आपकी फरवरी 1932 में, फरवरी 1932 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? सैंडर्स की हत्या का मुकदमा 10 जुलाई 1929 को आरंभ हुआ, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मृत्युदंड की सजा दी, बिल्कुल राइट। इसके तहत राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, बिल्कुल राइट। और फांसी कब दी गई थी दोस्तों आपको? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह दाह संस्कार व्यास नदी के किनारे किया? नहीं दोस्तों, भगत सिंह का दाह संस्कार व्यास नदी के किनारे नहीं किया था, आपके सतलज नदी किनारे किया था, सतलज नदी किनारे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में नी उपसर्ग नहीं है? किस विकल्प में नी उपसर्ग नहीं है आपका? निर्देशक के अंदर है दोस्तों आपका, ठीक है। निवारण के अंदर है, नीरस न्यूज के अंदर है दोस्तों, नीरस के अंदर नहीं है दोस्तों। नीरस में नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
दो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, उपसर्ग तथा उनसे बने शब्दों की दृष्टि से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखो, सम की बात करें, संचय, संतोष, संशय सही है। अन का अनंत, अनागत, अन्य सही है। उससे दोस्तों उत्पीड़न, उदार, उच्छ्वास बिल्कुल सही है। परा से दोस्तों आपके परावर्त नहीं है दोस्तों, ये आपके पर से है, पर उपसर्ग से है, पर से परावर्त, प्रार्थ, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये इसको छोड़ के ये दो आपके पर उपसर्ग से बने हुए हैं, तो आपका राइट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? किस उपसर्ग में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों बात करें, उदासमा है उपसर्ग है, ऑर्डर में आपका उपसर्ग है, और गुण में आपका उपसर्ग है, लेकिन दोस्तों आपके औजार में नहीं है दोस्तों। औजार आपका अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द, भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द तथा उनके अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। शब्द तथा उनके अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से संगत विकल्प हमें चुनना है। क्या दे रखा है दोस्तों आपको? इंदु, कर्पूर, नेत्र, एक छतर, उमा, पार्वती, गाय, हल्दी। चक्कर की बात करें दोस्तों, आपके चकवा, घेरा, पहिया। तो संगत विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका संगत विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से ना का अनेकार्थक नहीं है। ना का अनेकार्थक कौन सा नहीं है? सूर्य है दोस्तों, सूर्य क्या? आकांक्षा है, नसिका है, स्वर्ग है, लेकिन दोस्तों आपके सूर्य किसका है? तृणी का अनेकार्थक है, तृणी का अनेकार्थक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है यहाँ पर। पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत कौन सा है? होर्डिंग की बात करें, जमाखोरी, बिल्कुल सत्य बात है। होनोरे की बात करें, अवैतनिक। हेरेंसी क्या है आपका? हेरेंसी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है दोस्तों आपका। हेरेंसी है आपका मानदेय थोड़ी होता है आपका, ठीक है, पदानुक्रम होता है दोस्तों, ये पदानुक्रम। ह्यूमन राइट्स की बात करें, मानवाधिकार विकल्प। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। होनोरिज्म होता है दोस्तों मानदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मिलान करना था दोस्तों में। गारंटी दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, शिकायत, प्रत्याभूमि, यथार्थ कथन, राजपत्रिक दे रखा है ना। तो गारंटी यानी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्रत्याभूमि, प्रत्याभूति दोस्तों। तो 1 2 के अंदर है, तो 1 2 इसमें, इसमें सभी में 2 है। ग्रीवेंस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? शिकायत। गजट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों आपके? राजपत्र। जीन्यूस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? यथार्थ कथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसिमाइल का सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। फेसिमाइल का सही हिंदी परिभाषिक शब्द है अनुलिपि, निरूपण, प्रतिनिधि, अंकित मूल्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अनुलिपि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन अपना, सही विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है एंड लेव वे, अर्जित होता है दोस्तों। ये तो क्या होता है आपका? अर्जित होता है। एम्पावरमेंट संस्करण होता है कि दोस्तों? सशक्तिकरण होता है। एम्पावरमेंट का क्या होता है दोस्तों आपका? सशक्तिकरण। स्कॉट का मतलब उपकार होता है कि दोस्तों? स्कॉट का मतलब क्या होता है आपका? अनुरक्षक होता है, अनुरक्षक होता है, ठीक। उपकार किसका होता है आपका? उपकार होता है दोस्तों आपकी इक्विपमेंट। संस्करण किसका होता है आपका दोस्तों? एडिशन का होता है। साथ साथ ये भी लिख लीजिए, एडिशन का होता है कौन सा? संस्करण। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? कार्यान्वित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अपने माइनर टेस्ट 2 का पेपर, यानी माइनर टेस्ट 2 के जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवाए हैं। कैसा लगी क्लास? कमेंट के अंदर जरूर बताना।
इसके साथ दोस्तों ये टेस्ट अभी तक आपने नहीं दिया, यदि आपने टेस्ट देना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, ऐप, और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों ये टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसकी PDF भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इसके साथ दोस्तों इसका एनालिसिस PDF भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। एनालिसिस PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी ऐप के ऊपर। इसके ऊपर दोस्तों इसी टेस्ट सीरीज के अनुसार आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, और टॉपिक वाइज टेस्ट का विश्लेषण भी हम एनालिसिस भी साथ साथ करें। जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी तैयारी को मजबूत नहीं कर पाओगे दोस्तों, इस चीज़ को साथ रखना। और साथ साथ टेस्ट होगी तभी अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। जैसे टॉपिक पढ़ा 7 दिन आप तैयारी कर रहे हो तो 7 दिन आप टेस्ट देना जरूरी है, 7 दिन की जो टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट भी जरूर दें। तभी आपकी ऐसे नहीं है कि आप 7 दिन थ्योरी पढ़ रहे हो, कंटिन्यू कलाम का टेस्ट दे रहे हो। तो दोस्तों आपने 7 दिन जो पढ़ाना, तो सोमवार वाला शनिवार को याद है कि नहीं है उसका एनालिसिस कैसे करोगे, या सोमवार ने जो पढ़ा वो बुधवार को याद है कि नहीं उसका एनालिसिस कैसे करोगे। तो उसका एनालिसिस दोस्तों टेस्टों से होगा, और टेस्ट से आप लंबे दौर तक याद कर सकते हो किसी क्वेश्चन को या सब्जेक्ट को। तो कमेंट के अंदर अपनी क्लास को जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो सभी दोस्त शेयर करेंगे, उम्मीद करेंगे कितने दोस्त देखिए शेयर करते हैं, देखते हैं, तो तभी अपना अगला टेस्ट आपका माइनर टेस्ट इनको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेगा। कोई भी कमी हो इस टेस्ट के अंदर तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि हम अगले टेस्ट जो माइनर टेस्ट 3 आएगा तो उसके अंदर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके लिए टेस्ट के अंदर आपको ये नहीं करना पड़े कि और ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसी टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है दोस्तों। इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।